नमस्कार दोस्तों। संसद का मानसून सत्र बस शुरू होने वाला है और इस बार संसद के गलियारे सिर्फ बरसात की बूंदों से नहीं बल्कि बड़े बड़े राजनीतिक तूफानों से भी भीगने वाले हैं। बिहार चुनाव से लेकर जातीय जनगणना तक, पाकिस्तान अमेरिका जैसे कूटनीतिक मोर्चों से लेकर न्यायपालिका में उठते सवालों तक, इस सत्र में वो सब कुछ होगा जो भारत की राजनीति की दिशा बदल सकता है। मैं हूं महेश गुप्ता। आज की चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुकेश कौशिक जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। मुकेश जी नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सर, सबसे पहले हम चर्चा ये करेंगे कि 21 जुलाई को संसद का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है और हमेशा की तरह विपक्ष का काम है सत्ता को घेरना, लेकिन इस बार के जो मुद्दे हैं वो बहुत सेंसिटिव हैं, बहुत गंभीर हैं, बहुत महत्वपूर्ण भी हैं। जैसे कि अगर हम देखें, सबसे पहले तो अगर ये इन्होंने लिया है कि वन नेशन वन इलेक्शन, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, फॉर्मर चीफ जस्टिस, 4 पूर्व मुख्य न्यायाधीश, उनके जो हैं उनकी राय ली गई थी। उन चारों ने अपनी जो राय पॉजिटिव दी है। हालांकि उन्होंने बोला कि जो इलेक्शन कमीशन को पावर दी जा रही है वो ज्यादा पावर देना ठीक नहीं रहेगा। उसके अलावा चारों फॉर्मर चीफ जस्टिस ने एक मत में कहा कि हाँ, ये करवाया जा सकता है, वो एक राष्ट्र एक चुनाव। उसके अलावा एक जो फॉर्मर चीफ जस्टिस है 4 में से, उन्होंने एक ने बोला था, जस्टिस यू ललित जी ने, कि इसके अंदर ये होगा कि आप एक राष्ट्र एक चुनाव तो कराएंगे, लेकिन उसके अंदर क्या है कि जो विधानसभा जिन राज्यों की उनकी समय सीमा बची हुई है वहां पे दिक्कत आएगी, फिर कानूनी जो है अड़चने शुरू हो जाती है, कानून में फिर मुकदमेबाजी शुरू हो जाती है। जस्ट उन्होंने एक बात बोली थी, लेकिन ओवरऑल चारों फॉरवर्ड चीफ जस्टिस का जो जिस था, निचोड़ था, अहम राय थी, कंक्लूजन था, वो ये था कि हाँ, एक राष्ट्र एक नेशन, जब बोलते हैं एक राष्ट्र एक चुनाव, उस पर जाया जा सकता है। तो लेकिन इस मुद्दे पर विपक्ष जो है उसको घेरेगा, तो इसमें आपकी क्या राय है? देखिए महेश जी, मुझे लगता है कि पार्लियामेंट का जो मानसून सेशन है उसकी शुरुआत तो हो सकता है कि इस इशू से नहीं होगी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन। क्योंकि अगर आप इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि में जाएं थोड़ा, तो इस शीतकालीन ये मानसून सत्र का जो अनाउंसमेंट है सरकार ने अनप्रेसिडेंटेडली 47 दिन पहले कर दिया था। और वो उस समय किया था जब विपक्ष ये मांग कर रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सरकार को संसद का स्पेशल सेशन बुलाना चाहिए। उस मांग को डिफ्यूज करने के लिए, पंक्चर करने के लिए सरकार ने उसी समय अनाउंस कर दिया कि हम मानसून सत्र 21 जुलाई से बुलाएंगे। हालांकि उस समय का जो अनाउंसमेंट थी उसके बाद से इसमें काफी चेंजेस आ चुके हैं। पहले ये 21 जुलाई से 12 अगस्त तक चलना था, लेकिन अचानक इसका शेड्यूल बदला गया और इसको 21 अगस्त किया गया। और ये भी अनप्रेसिडेंटेड है कि 15 अगस्त के बाद कोई मानसून सेशन चल रहा हो। ऐसा बहुत देखने में नहीं आया, असाधारण है ये। और इसके कारणों में, इसकी पड़ताल पे भी हर जर्नलिस्ट बुद्धि को जाना चाहिए कि ऐसा सरकार ने क्यों किया और क्या कारण हो सकता है कि इस सत्र को 15 अगस्त के बाद तक चलाया जा रहा है। जहां तक आपका वन नेशन वन इलेक्शन का सवाल है, जो 4 फॉर्मर चीफ जस्टिस पेश हुए, उन्होंने अपनी राय रखी, उनका कोई ऐतराज भी नहीं था। लेकिन मुझे लगता है कि जो बहुत बड़ी कमेटी सरकार ने गठित की है, 39 सदस्य समिति इस पर बैठी हुई है, और इंडिकेशन ये है कि ये वाला जो संकल्पना है वो 2034 के चुनाव के लिए है। तो विपक्ष उतना इंटरेस्टेड इसमें नहीं है जितना कि हम लोगों को लग सकता है। विपक्ष का इस समय का पूरा ध्यान बिहार के इलेक्शन पर है, और वो भी वहां पर जो इलेक्टोरल रोल रिवीजन चल रहा है उस पर है। तो मुझे लगता है कि शुरुआत मानसून सत्र में जो ओले बरसेंगे, गोले बरसेंगे, या दहाड़ होगी या बादल गरजेंगे, उसमें बिहार सबसे पहले होगा और वन नेशन वन इलेक्शन कहीं पृष्ठभूमि में होगा। सर, जो सबसे बड़ा सेंसिटिव इशू रहना है और जिसमें की मांग भी थी और 2 सर्वदलीय बैठक भी हुई थी, उसमें प्रधानमंत्री शामिल नहीं हुए, तो वो अलग बात है कि बिहार का चुनाव था, वहां पहुंच गए प्रधानमंत्री जी। तो अगर हम सिंदूर ऑपरेशन को देखते हैं तो इसमें जो हमारे सीडीएस जो हैं, उन्होंने जो बयान दिया, अगर हम 2 दिन पहले का सीडीएस साहब का बयान देखते हैं कि जो हमारे तीनों सेनाओं के चीफ हैं,
उसमें उन्होंने बोला कि वर्तमान में जो हमारे पास हथियार हैं उनसे वर्तमान में होने वाला युद्ध नहीं लड़ा जा सकता, हमारे जो हथियार हैं वो पुराने हैं, नंबर 1, ये उन्होंने हाल ही में बोला। सबसे पहले उन्होंने साफ बोला था, उन्होंने तो यहाँ तक भी कहा था कि जो हमारा जो है, जिस प्रकार से गोदी मीडिया ने खबरें चलाई कि हमारा काफी समय उन खबरों को संतुष्ट करने में बोला जाए कि ताकि जनता को पता चले सच्चाई क्या है, उन खबरों का जो है खंडन करने में या उन खबरों से जो माहौल बिगड़ रहा था उसको ठीक करने में समय खराब हो कि एक तरफ तो सेना युद्ध की तैयारी कर रही है, जिसको कि युद्ध किसने युद्ध बोला, किसने बोला युद्ध का तनाव है, युद्ध का माहौल है, लेकिन कुछ भी है, ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान में मिसाइल अटैक तो भारत ने किया, 9 उनके जो आतंकवादी ठिकाने थे वो भी उड़ाए, और जो युद्ध था वो बिल्कुल सिर पर था, तनाव बिल्कुल बना हुआ था। ऐसे समय में सेना हमारे युद्ध की तैयारी में है, हमारे जो है मिसाइल ऑपरेशन चल रहे हैं, और इधर जो है हमारा फौज जो है मीडिया को भी बैलेंस करने में लगा हुआ था, ये भी उन्होंने बोला। जो हमारे वायुसेना के चीफ हैं उन्होंने भी इस बात पर आपत्ति उठाई कि जो हमारे हथियार हैं वो ठीक नहीं थे, और यहाँ तक कि एक सीनियर ऑफिसर ने तो ये भी बोला कि जो पाकिस्तान है, हमारा युद्ध पाकिस्तान से नहीं हो रहा था बल्कि पाकिस्तान और चाइना दोनों से हो रहा था, क्योंकि 81% हथियार जो है वो चाइना ने अपने पाकिस्तान को दिए हुए थे, बल्कि इस जो भी ये युद्ध था या युद्ध की तैयारी थी उस माहौल में पाकिस्तान के जरिए चाइना अपने जो हथियार हैं उनके सेकंड कैटेगरी के, थर्ड कैटेगरी के, बल्कि उनकी आजमाइश कर रहा था, वो पाकिस्तान को दे रहा था और पाकिस्तान उनका इस्तेमाल कर रहा था। तो ऐसे में आप देखिएगा कि जो हमारे सेना के प्रमुख हैं, चाहे वो तीनों सेना के प्रमुख CDS हैं, चाहे वो वायुसेना के चीफ वो हैं, चाहे वो डिप्टी चीफ आर्मी वो हैं, सभी ने जो है कहीं ना कहीं इस बात पे नाराजगी जताई, अफसोस जताया। यहाँ तक तो ये भी बात सामने आई कि हाँ हमारे जहाज गिरे हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं। वो अलग बात है कि साथ ही उन्होंने बोला कि अगली बार हमने अपनी खामियों को दूर करके हमने उसको सुधारा, लेकिन सरकार कभी भी इस मुद्दे पर नहीं आई। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी थे तो उस समय भी जब एक बार युद्ध हुआ था, या युद्ध का आंशिक हम बोल सकते हैं, तो उस समय भी उस समय का जो माहौल था तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी संसद में कहा था कि हमने एक कमेटी बनाई है और वो कमेटी जो है अपनी रिपोर्ट देगी कि हमारे क्या कितना नुकसान हुआ या कहाँ हमारे हथियारों में कोई कमी थी, और वो रिपोर्ट जो है संसद पे रखी जाएगी। तब उसमें उन्होंने हाँ भरा, लेकिन आज के समय में हर बात को छुपाया जा रहा है। तो ऑपरेशन सिंदूर काफी महत्वपूर्ण रहेगा इस मानसून सत्र के दौरान संसद में, और साथ ही साथ विपक्ष इसको लेकर काफी जो है वो हावी भी रहेगा सत्ता पक्ष के ऊपर। इस पे आपकी क्या राय है? मुझे लगता है ऑपरेशन सिंदूर के कई पहलू हैं जो संसद के विचारार्थ आएंगे, और इसमें विपक्ष के पास भी बहुत सारे हथियार हैं सरकार पर चलाने के लिए, और सरकार के पास भी बहुत उपलब्धियां हैं गिनाने के लिए। तो आप देखिए कि जो पहली मांग थी वो ये थी कि इस पूरे ऑपरेशन सरकार ने संसद को अपने विश्वास में नहीं लिया है, और उसके लिए एक विशेष सत्र की मांग उन्होंने की थी। ये भले ही मेलो डाउन हो गई, बाद की जो पॉलिटिक्स है जातीय जनगणना पर के सवाल पर या बिहार के इंटेंसिव रोल रिवीजन के सवाल पर वो थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो गए, लेकिन जो मॉनसून सत्र का पहला इशू था या सबसे बड़ा इशू था वो ऑपरेशन सिंदूर ही था, और उसमें विपक्ष के पास जो मेन टारगेट करने के लिए सरकार पर है वो ये कि आपने जब सेनाओं को पूरे छूट दी थी कि आप अपना समय चुनिए, अपना टारगेट चुनिए और अपने हथियार चुनिए, तब ऐसे में अब्रप्टली जब सेना की कार्रवाई अपनी चरम पर थी 3 दिन में, भारतीय सेनाओं का पलड़ा भारी था और पाकिस्तान में त्राही त्राही हो रही थी। उसके भले ही बहुत सारे कम से कम 11 एयर बेसेस को भारतीय वायुसेना ने तबाह कर दिया था। ऐसे में अचानक ये पूरा सिंदूर ऑपरेशन रोकने की, उस पर हार्ट लगाने की क्या जरूरत थी? और सबसे बड़ी जो सरकार की जो दुर्गति ये हुई कि इस पूरे युद्ध विराम या संघर्ष विराम की घोषणा वो ना इस्लामाबाद से हुई ना दिल्ली से हुई, ये वॉशिंगटन से डोनाल्ड ट्रंप ने की। उन्होंने पूरा डिप्लोमेटिक रायता बिखेरा, अदरवाइज सब कुछ ठीक चला जा रहा था। तो भारत के विपक्ष के पास ये सबसे बड़ा इशू है कि हम लोग आपस में अपने इशू निपटा रहे थे और उधर डोनाल्ड ट्रंप संघर्ष विराम की घोषणा कर रहे थे। और आपको मैं बता दूं, ये ऑन रिकॉर्ड है कि
जब अमेरिका या किसी भी मध्यस्थता की वजह से ये तय हुआ कि पाकिस्तान का डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस भारत के डीजीएमओ के साथ हॉटलाइन पर ये पेशकश करेगा कि हम संघर्ष विराम चाहते हैं, आप रोक दीजिए, तो भारतीय सेना ने 12 बज के लगभग 12:30 बजे उनके कॉल आ रहे थे, 12:37 पे मुझे पता है कॉल था, उसको लेने से रिफ्यूज कर दिया था। उन्होंने कॉल उठाया नहीं। हॉटलाइन के कॉल अक्सर उठाए जाते हैं, लेकिन भारतीय सेना के अधिकारियों ने उस डीजीएमओ के कॉल को रिफ्यूज किया, वो कॉल उठाया नहीं। बाद में बताया गया कि पाकिस्तान ये कह रहा था कि कोई टेक्निकल इशू आ गए थे जो हमारी कॉल थ्रू नहीं हो रही थी। उसके बाद उन्होंने अपने उच्चायुक्त का सहारा लिया इधर नई दिल्ली में और कहा कि भाई हमारी कॉल तो उठा लीजिए। इसके बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने ये तय किया कि 3 बजे कॉल वो करेंगे, 3:30 बजे उसमें वो पेशकश करेंगे। ये सारा सब कुछ ठीक चलता रहता अगर डोनाल्ड ट्रंप अपना मुंह खोलते नहीं। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, लगभग 12 बार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये युद्ध मैंने रुकवाया। उन्होंने कहा कि हम लोग ट्रेड डील कर रहे थे, हम लोगों ने ये धमकियां दी थी कि हम अपना व्यापार बंद कर देंगे। तो ये बहुत बड़ा आर्सेनल है जो विपक्ष के नेताओं के हाथ में है, जो सरकार पर चोट करने के लिए है। दूसरा जो हथियार इनके पास है वो खुद सीडीएस के बयान हैं कि जिन्होंने कहा कि हमारे इनिशियल लॉसेस हुए थे। और देखना ये चाहिए, सिग्निफिकेंट ये नहीं होता है किसी भी कॉम्बैट में कि लॉस कितने हुए थे, देखना ये होता है कि वो लॉस क्यों हुए थे और क्या उनको सुधार लिया गया। तो सीडीएस का ये बयान और बाद में सब्सिक्वेंटली जो बात में जो बयान आते रहे उसमें ये माना जाता रहा है। और जो एयर ऑपरेशंस के डीजी एयर ऑपरेशंस थे भारतीय एयर मार्शल भारती, उन्होंने भी अपनी ब्रीफिंग में माना था कि देयर हैव बीन सर्टेन लॉसेस, लेकिन लॉसेस को कभी क्वांटिफाई नहीं किया गया। राहुल गांधी की अगुवाई में पूरे विपक्ष की मांग ये रही है कि इन लॉसेस को सरकार बताए और खुलकर बताए कि ये क्या हुआ है, क्यों हमको ये हानियां उठानी पड़ी। दूसरा मतलब ये सवाल, ये तो दोनों जो मिलिट्री के एस्पेक्ट हैं जिनको विपक्ष के हाथ में ये हथियार हैं। हालांकि इनके जवाब में सरकार के पास भी ऐसे तर्क हैं जो उसको चुप कर सकते हैं, जैसे कि वो कह सकते हैं कि हमारे जो लॉस हैं उनको गिनती करना हमारा काम नहीं है। सेकेंडली, इन लॉसेस को एक्सेप्ट करना एक टैक्टिकल मिस्टेक हो सकती है जो दुश्मन के फायदे में जा सकती है। तो इनको हम क्यों उनको उनकी बातों को पुष्ट करें कि जो उनका हथियार कोई चला तो वो कितना किल में सफल रहा होगा, कितना असफल रहा होगा। जहां तक डोनाल्ड ट्रंप का सवाल है, वो उनके उसको काउंटर करने के लिए विक्रम मिश्री ने एक बार जो बयान बाद में दिया कि जब भारत के प्रधानमंत्री कनाडा में थे तो डोनाल्ड ट्रंप ने उनसे बात की और ये डोनाल्ड ट्रंप ने फोन लगाया मोदी को, मोदी से कहा कि प्लीज आ जाइए, और मोदी ने कहा कि नहीं अभी मैं आ नहीं सकता हूँ। उसके बाद उन्होंने विक्रम मिश्रा ने पूरा का पूरा कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि हम लोग द्विपक्षीय ढंग से कभी भी हमने अमेरिका की अध्यक्षता स्वीकार नहीं की, हमने कभी भी अमेरिका को बीच बचाव के लिए नहीं कहा, हमने कभी नहीं कहा कि कश्मीर पर अलग से हम बात करेंगे। तो ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो विक्रम मिश्री की है उसका बहाने, उसकी आड़ में संसद में सरकार खड़ी दिखाई देगी मुझे लगता है, और उसके बचाव के लिए बहुत कुछ तेवर है। लेकिन जिस वार से सरकार बचाव की मुद्रा में नहीं है, उसका कोई काउंटर नहीं है, वो है पहलगाम अटैक होना और उसकी इंटेलिजेंस फेल्योर, जिसको खुद इसका तो कोई गृह कोई मंत्री जवाब स्वीकार कर सरकार के सके। पास नहीं है, न कोई वो जवाब 5 सरकार के पास आतंकवादी, नहीं। वो वो आतंकवादी 4 कहाँ थे? आतंकवादी वो कहाँ चले गए, विलुप्त हो उन्होंने गए, ये देखा कि जो स्केच पता नहीं जारी चला किए उनका। थे वो स्केच भी आतंकवादियों के नहीं थे, जो सरकार ने खुद माना। जिन आतंकवादियों ने हमारे हिंदुस्तानियों की हत्या की वहां पर पहलगांव में, उनके स्केच जो शुरू में जारी किए गए वो भी गलत किए गए। तो बताइए, जब आप स्केच ही गलत जारी कर रहे हैं तो असली आतंकवादी तो कहीं पिक्चर में है ही नहीं। और उसके बाद सब सीज फायर हुआ, जिस ऑपरेशन सिंदूर किस वजह से हुआ था? पहलगांव की वजह से। वो आतंकवादी जो मारकर यहाँ पर हत्या करके चले गए थे उनकी वजह से। तो ना तो उनको कोई पकड़ने की बात आई, ना उनको पाकिस्तान के द्वारा सरेंडर कराने की कोई बात आई, और ना आगे की क्या रणनीति रहेगी, ऐसा कुछ नहीं। बस एक 9 जगहों पर इन मिसाइल अटैक किया गया, जिसमें कि कोई भी किसी भी आतंकवादी का कोई मुखिया या बड़ा आतंकवादी कहीं नहीं मारा गया उसके अंदर, और उसको ये अपनी सफलता माना इन्होंने।
और जैसा कि आपने भी बोला और सब जानते हैं कि एक तीसरा देश जो है वहां से एक सूचना आती है कि साहब हमने जो है दोनों देशों का, भारत का और पाकिस्तान का, सीज फायर करा दिया। तो इसके बाद अगर हम बोलें कि वो आतंकवादी कहाँ गए, कितना बड़ा फेलियर है इनका, और यहाँ वहां जनता ये भी बोलती है कितना वहां पे टूरिस्ट था, इतने ज्यादा पर्यटक थे, लेकिन पुलिस की वहां पे कोई व्यवस्था नहीं थी। तो इन बातों का मेरा तो जवाब कहना यह है कि ये विपक्ष के पास जो बड़े और पैने हथियार हैं संसद में, वो ये हैं, और इन पर मुझे लगता है कि वो सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। और सरकार के पास भी अपना अपना शौर्य दिखाने के लिए कि किस तरह से हमने एयरबेस तबाह किए, किस तरह से पाकिस्तान को घुटने पिला दिया, और किस तरह से हम लोग युद्ध चाहते ही नहीं थे, वो जिस दिन उसने संघर्ष विराम किया हमने करा दिया। हमने डोनाल्ड ट्रंप को बता दिया कि आपकी कोई भूमिका नहीं रही थी। तो ये सब एक बैलेंसिंग मुझे लगता है कि इस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर है। सर अब एक सवाल ये कि क्या बीजेपी जो है बिहार चुनाव से पहले ऑपरेशन सिंधु के जरिए सत्ता पलट की योजना पर है? क्या बिहार में तेजस्वी यादव पर सीबीआई और ईडी के शिकंजे के बीच क्या एनडीए की नई चाल तैयार हो रही है? इस बारे में आपका क्या सोच है? मुझे लगता है कि बिहार के इलेक्शन में बहुत कुछ ऐसा खिचड़ी पकने वाली है इशूज की, जिसका कुछ दोनों ही पक्षों को पता नहीं। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर होगा, जातीय जनगणना होगी, बिहार का इंटेंसिव रोल रिवीजन होगा, ये सब एक इशूज का एक घालमेल है जो न एनडीए को पता है कि वो किस दिशा में जाएगा, और न इंडिया को पता है कि उसका क्या असर होगा। फिर प्रशांत किशोर किस तरह से अपना गेम खेलेंगे, वो किसको नुकसान पहुंचाएंगे। तो बिहार का चुनाव एक खुला है। मैं सिर्फ इस संसद के सत्र में के अगर हम लोग संदर्भ में देखें तो मुझे लगता है कि पहले 4-5 दिन बिहार को समर्पित होंगे और उस पर हंगामे को समर्पित होंगे। इसमें मुझे मैं अटकल भी लगा नहीं, मैं श्योरली कह सकता हूं कि जो 21 तारीख से लगभग 3-4 दिन तक तो आपको फायर वर्क देखने को मिलेगा ही। तो सर हमारे साथ सिर्फ आपसे सवाल ये था कि जातीय जनगणना पर सरकार का क्या स्टैंड होगा? क्या जातीय आंकड़ों को दबाया जाएगा या 2026 से पहले लागू किया जाएगा कोई नया सामाजिक समीकरण? इस बारे में आपका क्या कहना है? अभी लगता है मुझे जातीय जनगणना का सवाल बहुत खुला है। अभी सरकार ने तय नहीं किया कि किस ढंग से उसको कराएंगे। एक अनाउंसमेंट पहलगाम अटैक के 7 दिन बाद उन्होंने कर दी, जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, किसी को कोई अपेक्षा नहीं थी कि ऐसा होगा। वो विपक्ष के इशूज को हाथ से छीनने के लिए था। बिहार में वो किसी भी ढंग से इशू ना बन पाए, ये भी रहा होगा, या पाकिस्तान को डिफ्लेक्ट करने के लिए होगा कि ठीक ऐसे समय में जबकि उस पर अटैक होने वाला था, भारत सरकार जातीय जनगणना की घोषणा करी थी। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को कंफ्यूज करने के लिए ज्यादा था। पर बाद में फाइनली हुआ ये कि ये अपने आप को कंफ्यूज कर लिया एनडीए ने। ये उसका इशू था ही नहीं, ये डिमांड राहुल गांधी की थी। इसकी घोषणा करके, ठीक पहलगाम के 7 दिन बाद घोषणा करके पाकिस्तान को कंफ्यूज किया और खुद भी कंफ्यूज थे। तो कंफ्यूजन मुझे लगता है कि काफी दूर चलने वाला है। अभी जातीय जनगणना होने में लगभग अभी 1 साल बाकी है, और 2026 में ही क्यों कर रहे थे, उसको पहले क्यों नहीं कर सकते थे, जबकि दुनिया भर के काम हम लोग इस समय कर रहे हैं। तो इससे बहुत सारे इश्यूज आगे तक के जुड़े हुए हैं कि कैसे डिलिमिटेशन होगा, कैसे महिला आरक्षण को आप अंजाम देंगे, और उसके लिए बहुत समय भी कम रह जाएगा। 2029 में आपको महिला आरक्षण भी लागू करना है। तो ये सब पूरी एक ट्रेल है जिसको आपको साधना है, और ये यक की गई घोषणा है जिससे सरकार अपने आप खुद उलझ रही है कि किस तरह से इसको सिरे चढ़ाया जाए, जाति गिनी जाए, पहले ही उसका रोल डाउन बनाया जाए, किस तरह से सवाल उसके फ्रेम किए जाए, कौन सा मंत्रालय इसको बैक करे, उसकी धुरी बने। ये सवाल अभी बहुत खुले हुए हैं। मुझे लगता है कि इसके लिए अभी हमें थोड़ा वेट करना चाहिए। सर एक इशू ये भी है कि जो अगर मिले लेते हैं न्यायपालिका वाला इशू, न्यायपालिका में भ्रष्टाचार, और जिसमें जो उपराष्ट्रपति ने तक ने कहा था कि अगर कोई नेता होता, आम आदमी होता या अधिकारी होता तो तुरंत एफआईआर दर्ज हो जाती है। लेकिन जब दिल्ली हाई कोर्ट के तत्कालीन दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा, उनके घर में नोटों की गड्डियां थी, नोटों का अंबार था, बोरियां थी, काफी नोट जल गए उसके अंदर। तो इन चीजों को लेकर जब उन्होंने बोला, और अब उसके अंदर इम्पीचमेंट जो है उसकी तैयारी हो रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट में दोबारा पहुंच गए कि नहीं, जो आपने ये इन हाउस इंक्वायरी कमेटी बैठाई थी उसकी रिपोर्ट जो है मान्य नहीं है क्योंकि मुझे समय नहीं दिया गया। ये यशवंत वर्मा का कहना है। तो क्या बोले कि
इम्पीचमेंट पॉलिटिक्स जो है ये सिर्फ इसकी एक शुरुआत ये पॉलिटिक्स है, क्योंकि इधर से इन्होंने बोला केंद्र सरकार ने कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं और हम इम्पीचमेंट की तैयारी कर रहे हैं, और इस बीच वो वापस सुप्रीम कोर्ट चले गए यशवंत वर्मा, तो मामला तो फिर फंस गया। तो आपको क्या मुझे नहीं लगता कि जब ये सुप्रीम कोर्ट में मेंशन होगा तो सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा या एडमिशन करेगा, और अगर एडमिट नहीं करेगा तो फिर जो इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग है पार्लियामेंट की वो यथावत जारी रहेगी। ये मेरा अभी तक का मानना है। आपसे चर्चा करके बहुत अच्छा लगा। अगली बार जल्द आपसे दोबारा किसी और इश्यू पर चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।